देखिए, इंतज़ार करने वाले को सिर्फ़ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देखिए, आज है 12 फरवरी का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूँ, देखिए आज के वीडियो की जो पीडीएफ है, इसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और देखिए, जो वार्षिकांक 2022-23 है, इसकी पीडीएफ की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है, ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल 11 फरवरी को हम मनाते हैं विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है, यानी कि 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो याद रखिएगा, 11 फरवरी को हम विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि ईगल 44, जिसको एक विशेष देश के विशेष भाषा में ओघब 44 कहा जाता है, तो ये जो है किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है? तो देखिए, ईरान ने अभी हाल ही में अपना पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा जो है इसको लॉन्च किया है और इसका नाम ईगल 44 रखा गया है, यानी कि ओघब 44 रखा गया है ईरानी भाषा में। देखिए, जो ईगल 44 है या फिर ओघब 44 है, ये ईरान का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है और ये क्रूज मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों को रखने में सक्षम है, ये हवाई अड्डा। और जो आपका ईगल 44 है, इसके अनावरण को अमेरिका और इजराइल के द्वारा किए गए एक संयुक्त अभ्यास के जवाब में ईरान की हवाई सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किस देश से संबंधित है? तो देखिए, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है ये आपका अमेरिका से संबंधित है। अब सवाल ये उठता है कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है क्या? देखिए, जो आपका स्टेट ऑफ द यूनियन है, ये एक वार्षिक संदेश है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के यानी कि संसद के संयुक्त सत्र में दिया जाता है और यह आमतौर पर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। और देखिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति वर्तमान में अमेरिका का कौन है? जो बाइडन। तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में वाशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल में संसद के संयुक्त सत्र में स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण दिया था, यानी कि अपना वार्षिक संदेश दिया था। ठीक है, और ये जो बाइडेन का दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस संबोधन है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो किसी देश से संबंधित होते हैं विशेष चीज़ से। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ फोकस कीजिएगा कि अमेरिका की संसद को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस। और इंडिया की जो संसद है इसको हम संसद या फिर पार्लियामेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए, किस देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि जापान की जो संसद है, ठीक है, तो देखिए जापान की जो संसद है इसको हम क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। ठीक है, तो जापान की संसद को डायट के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। जो लोग बहुत लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा ये चीज़। तो आप जो है क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं कि इस देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल याद रखिए कि अमेरिका की जो संसद है इसको कांग्रेस कहते हैं। वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा इनका वार्षिक संदेश, जिसका नाम स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है, तो ये जो है दिया गया। ठीक है, चौथा कि विश्व दलहन दिवस को हम कब मनाते हैं? तो देखिए, हर साल हम 10 फरवरी को मनाते हैं विश्व दलहन दिवस, यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे। और देखिए, 2023 के लिए विश्व दलहन दिवस 2023 की थीम है सतत भविष्य के लिए दालें। पांचवा कि हाल ही में गूगल बार्ड को एक गलती से उसे कितने अरब डॉलर का नुकसान हो गया? तो देखिए, अभी हाल ही में गूगल ने अपना नया चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया था और गूगल बार्ड ने गलती कर दी। गलती क्या की? देखिए, अल्फ़ाबेट इंक ने अपने नए चैटबॉट के द्वारा अनजाने में एक प्रचार वीडियो में गलत जानकारी देने के बाद तुरंत बाजार मूल्य में जो है कुल 100 बिलियन डॉलर खो दिया, यानी कि 100 बिलियन डॉलर यानी कि 100 अरब डॉलर का जो है इसको नुकसान हो गया। तो याद रखिएगा, गूगल बार्ड को एक गलती से उसको अभी हाल ही में इसी फरवरी महीने में 100 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। और देखिए, छठवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने G20 अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में साझेदारी में डिजिटल सुरक्षा अभियान को शुरू किया? तो देखिए, ये कंपनी आपकी मेटा है। देखिए, मेटा फेसबुक की मूल कंपनी है, इसको याद रखिएगा।
और देखिए डिजिटल सुरक्षा अभियान में डिजिटल साक्षरता उपायों और उपभोक्ता जागरूकता पहलों के तहत 2 डिजिटल साक्षरता और 3 उपभोक्ता जागरूकता पहल शामिल होंगी। देखिए डिजिटल सुरक्षा के पहले चरण में दिल्ली में उपयोगकर्ताओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी भी शामिल है। तो याद रखिएगा, मेटा ने अभी हाल ही में G20 अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी में डिजिटल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। 7वां की हाल ही में किसके दौरान डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया गया। तो देखिए जो भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है और ये अभियान 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक कई आयोजनों और गतिविधियों के माध्यम से भारत के डिजिटल परिवर्तन पथ को उजागर करेगा। और देखिए G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप इवेंट के हिस्से के रूप में ये अभियान पूरे देश में विशेष रूप से लखनऊ, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और 8वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय विमानन कंपनी ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है। तो देखिए ये भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया है, जिसने अभी हाल ही में 500 नए विमानों को खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ जो है एक डील की है। देखिए यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एयरबस और बोइंग किस देश की कंपनियां हैं, तो उसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ध्यान सुनते रहिए। देखिए जो भारतीय कंपनी एयर इंडिया है, इसने $100 बिलियन से अधिक के बेस प्राइस पर लगभग 500 नए विमानों के लिए एक समझौता कर लिया है। और ये डील जो है ये एयरलाइन द्वारा यानी कि एयर इंडिया के द्वारा सबसे बड़ा ऑर्डर बन सकता है। देखिए 500 विमान खरीदना यानी कि बहुत बड़ी डील हो गई। 1-2 विमान, 10 विमान, 100 विमान खरीदना तो छोटा मोटा ऑर्डर हो गया, लेकिन 500 विमान एक साथ खरीदा जा रहा है, वो भी कितने में, लगभग $100 बिलियन के बजट में। देखिए ये सबसे बड़ा ऑर्डर बन सकता है। और ये जो समझौता हुआ है दोनों कंपनियों के साथ एयर इंडिया का, तो ये समझौता विमान बनाने वाली जो कंपनी है फ्रांस की एयरबस, देखिए एयरबस फ्रांस की कंपनी है और बोइंग जो दूसरी कंपनी है, इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी बोइंग जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। तो एयरबस कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की, और बोइंग जो है अमेरिका की कंपनी है। इन दोनों कंपनियों के साथ एयर इंडिया ने लगभग 500 विमान खरीदने के लिए जो है $100 बिलियन से अधिक बेस प्राइस की जो है एक डील की है, ठीक है। और अगला कि राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसने जीता। तो देखिए राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार को एक पत्रकार हैं A.B.K. प्रसाद, इनको दिया गया है। देखिए 2023 में पत्रकारिता के प्रति A.B.K. प्रसाद को उनके योगदान के लिए राजा राम मोहन पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। देखिए राजा राम मोहन राय का जब भी नाम आए तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने सती प्रथा की जो है सती प्रथा का अंत किया था और ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की थी। देखिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा को समाप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। और देखिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये हर साल लीजेंड के नाम पर यानी कि इन्हीं राजा राम मोहन के नाम पर जो है हर साल ये पुरस्कार यानी कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार प्रदान करता है और 2023 का यह पुरस्कार A.B.K. प्रसाद को दिया गया है। 10वां की हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप सिंगर संगीतकार जिनका नाम था बर्ट बछराज, इनका जो है 94 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो आपके बर्ट बछराज हैं ये एक अमेरिकन जो है पॉप संगीतकार थे और इनका निधन हो गया है। देखिए बर्ट ने जो है 8 बार ग्रैमी और 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीता था और इसमें 2 ऑस्कर इन्होंने 1970 और 1982 में जीता था। और इनकी रचनाओं में डू यू नो द वे टू सेंट जोस और रेन ड्रॉप्स की फॉलिंग ऑन माई हेड जैसे रॉक क्लासिक संगीत जो है शामिल थे। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत में पहली बार किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में फाइजर इंडिया ने किसे अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है, बताइए। और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जा रहा है, बताइए। देखिए इस समय उत्तर प्रदेश का जो राजधानी लखनऊ है, ठीक है, तो लखनऊ में ही इसका आयोजन चल रहा है और पूरे लखनऊ को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी इसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो आयोजन है ये लखनऊ में होगा, ठीक है। अगला है कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है, बताइए।
और हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आप लिखे सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया, तो देखिए इसको जो है गुलमर्ग में खोला गया है। और देखिए बिहारी में मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। और डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। और देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। और देखिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।